हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था 11th क्लास का, वो पढ़ लिया था जो फर्स्ट यूनिट जो आपकी है उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया है। ठीक है, उसके अंदर सिर्फ एक टॉपिक रह रहा है आपका आज वाला। ठीक है, हमने जो प्रीवियस वीडियो देखी थी उसके अंदर हमने क्या कर लिया था, जो हमारे फोर्सेस लगते हैं नेचर के अंदर वो हमने पढ़ लिए थे। जो हमारे 4 फोर्सेस थे, पहला हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स वाला था, फिर वीक फोर्स वाला था, फिर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वाला था, और चौथा हमारे पास कौन सा था, स्ट्रॉन्ग फोर्स था। ठीक है, हमने ये चारों फोर्सेस क्या कर लिए थे, डिटेल में पढ़ लिए थे। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। ठीक है, कौन कौन से लॉज हमारे पास नेचर के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये कहता है हमारे पास जो नेचर के अंदर आते हैं वो हमारे 4 लॉज आते हैं। वो कौन से हैं हमारे, एक तो हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सेकेंड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, थर्ड है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, फोर्थ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, अब हम इनको क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अंदर क्या कहना चाह रहा है, एक ऐसा लॉ जो क्या बताता है कि एनर्जी कंजर्व्ड है। कंजर्व्ड यानी कि वो चेंज है, वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि वो स्टोर है, उतनी ही रहेगी। ठीक है, वो चेंज नहीं होगी। हमारी यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो कभी भी चेंज नहीं होगी, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, लेकिन वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है आपकी अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम बता सकते हैं इट स्टेट्स दैट द सम ऑफ टोटल ऑफ एनर्जी ऑफ ऑल काइंड इन दिस यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर है। ठीक है, एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू द अनदर एंड कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर, बट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी नेवर चेंजेस। लेकिन जो टोटल अमाउंट की आपकी एनर्जी है वो कभी भी चेंज नहीं होगी। अभी कहते हैं कैसे, एग्जाम्पल लेके दो। ठीक है, हम इसके अंदर एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के अंदर हमने कह दिया कि हमारे पास यहाँ तो क्या है, हमारा ग्राउंड है, और पर्टिकुलर किसी भी हाइट के ऊपर मैंने कोई भी टावर ले लिया। ठीक है, अब ये कहता है अगर मैं इस टावर के ऊपर से यहाँ से कोई भी बॉल को ड्रॉप कर रही हूँ। ठीक है, अगर मैंने ड्रॉप करा तो इनिशियली मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी, वो जो वेलोसिटी होगी, वो मेरे पास कितनी होगी, 0। इनिशियली वेलोसिटी जब हम ऊपर से ड्रॉप करते हैं तो इनिशियली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, मेरी 0 हो जाएगी। लेकिन पर्टिकुलर हाइट पे होने की वजह से उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कुछ तो रहेगी। लेकिन अब हम देखते हैं कि जैसे जैसे ये वैरी करते हैं, हाइट चेंज होती जाती है और काइनेटिक एनर्जी भी हमारी होती जाएगी। तो इस पॉइंट के ऊपर आने के बाद जब ये हिट करने वाली होती है एकदम, तो वहाँ पर हमारे पास कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी होती है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वहाँ पर 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल एनर्जी तो मेरी कांस्टेंट है, वो जस्ट क्या हो गई, हमारी दोनों वेरी कॉरस्पॉन्डिंगली करती जा रही है। यहाँ पे काइनेटिक नहीं थी तो पोटेंशियल है, यहाँ पे पोटेंशियल नहीं थी तो काइनेटिक एनर्जी हो गई। ठीक है, और यहाँ पे जैसे वो इसके ऊपर टकराई, टकराने के बाद वो एनर्जी किसके अंदर चेंज हो गई, हमारी हीट के अंदर, और हमारे पास किसके अंदर, साउंड के अंदर हमारे पास चेंज हो गई। ठीक है, इसका मतलब देखो टोटल एनर्जी तो वही थी, लग गई तो है, लेकिन वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म, फिर दूसरी से इस फॉर्म के अंदर क्या हो गई, चेंज हो गई है, ट्रांसफॉर्म हो गई है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसको लिखेंगे भी। ठीक है, अब लिखेंगे कैसे, वो चीज़ देखिए। और जैसे ही इसके ऊपर ये ड्रॉप होके यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे क्या हो रही है, इसकी यहाँ पे ये जो हमारी ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी इसको क्या कर रही है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। तो उसी अट्रैक्शन के बेस पे मैंने इसको क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। ठीक है, ताकि ये नीचे आए। और फिर क्या फिनोमिना लग रहा है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, अब इसको लिखने का स्टाइल देखिए कि कैसे लिखना है। ठीक है, when an object is falling freely under the action of gravity, both the kinetic and potential energy of the object change continuously with time. टाइम के अकॉर्डिंग जिस जिससे जाती जा रही है, काइनेटिक होती जा रही है, पोटेंशियल कम होती जा रही है, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ रह जाएगी। ठीक है, तो ये कहते हैं
लेकिन बट द सम रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल द टाइम्स, उनका जो सम रहेगा, टोटल एनर्जी रहेगी, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी. इफ़ द ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम पर्टिकुलर हाइट फ्रॉम रेस्ट, देन द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू या कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट जस्ट बिफोर इट हिट द ग्राउंड. ग्राउंड से हिट करने से पहले उसके पास क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में हो जाएगी. ठीक है. उसके बाद क्या कह रहा है, ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, जैसे उसने हिट कर दिया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म इनटू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो क्या होगी, हमारी हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी हो जाएगी. ठीक है. उसके बाद हमारे पास इसके अंदर क्या आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अंदर क्या कहता है कि लीनियर मोमेंटम जो होगा वो हमेशा क्या रहेगा, मेरा कंजर्व्ड रहेगा. ठीक है. वो इसने किसका यूज़ किया, जो न्यूटन ने हमारे 3 लॉ दे रखे थे ना, उनमें जो सेकेंड लॉ था हमारा मोशन का, वो हमारे पास क्या था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या फोर्स हमारे पास किसके इक्वल होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम के. ठीक है. अब इसके अकॉर्डिंग ये कहना चाह रहा है कि अगर हमारे पास क्या होता है, अगर फोर्स हमारे पास 0 हो जाता है तो हमारे पास जो चेंज होता है इसके अंदर, वो हमारे पास जो P है वो हमेशा किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा. ठीक है. तो अगर यहाँ पे फोर्स हमारे पास 0 के इक्वल आ जाता है तो P इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा. वो कभी भी चेंज नहीं करेगा. और P हमें पता ही है हमारा मोमेंटम किसके इक्वल होता है, mv के इक्वल होता है. ठीक है. किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का मास और वो कितनी उससे वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो वो हमेशा हमें क्या देता है, मोमेंटम दे जाता है. ठीक है. तो इसी के बेस पे हमने इसको बताया है कि अगर हमारे पास क्या होता है, या उसको अब्सेंस कर दो. ठीक है. इट स्टेट्स दैट इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. ठीक है. यानी कि वो नहीं है. ठीक है. होता तो कुछ ना कुछ वैल्यू होती तो हमारे वो निकालते. तो ये कहता है अगर नहीं है तो पूरा का पूरा लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, हमारा कांस्टेंट रहेगा, यानी कि रिमेन्स अनचेंज्ड. ठीक है. तो ये कहते हैं अब इसके बेस पे एक एग्जांपल दो. ठीक है. एक फिगर तो भाई गन का तो मैं बना नहीं सकती, इसके अंदर आपको समझ नहीं आएगा. आप सपोज करो. ठीक है. सपोज करो एक पर्टिकुलर आपने गन ले रखी है. ठीक है. गन के अंदर क्या है, यहाँ पे हमारे पास बुलेट लगा रखी है गन बैरल में. ठीक है. और यहाँ पे हम उसको बैरल वो चला रहे हैं. ठीक है. तो ये कहता है कि जैसे हम उसको चलाते हैं तो हमारे पास जो बुलेट है वो हमारे पास बैक डायरेक्शन में हमारे पास क्या करता है, फॉरवर्ड की तरफ वो हमारे पास जो बुलेट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, और गन का वो है जो चला रहे हैं वो बैक डायरेक्शन में जा रही है. तो मोमेंटम हमारे पास लग तो इक्वल रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है. बुलेट आगे जा रही है और मैं जो चला रही हूँ वो पीछे जा रहा है, गन पीछे हो रही है और वो आगे जा रही है. ठीक है. तो टोटल मोमेंटम हमारे पास क्या हो रहा है, वहाँ पे कंजर्व्ड हो रहा है, 0 हो रहा है. ठीक है. तो उसमें दोनों में ही हमारे पास क्या हो रहा है, कोई भी चेंज नहीं आ रहा है. ठीक है. तो इसको हम क्या बोलते हैं, गन रिकॉइलिंग बोलते हैं, रिकॉइलिंग ऑफ गन. ठीक है. अब इसके अंदर देखो क्या लिखना है, व्हेन ए गन इज फायर्ड the force on the bullet inside the gun barrel is equal and opposite to the force on the gun. ठीक है. उसके बाद these force are internal to the system comprising the gun and bullet. बिफोर द फायरिंग करने से पहले वो दोनों रेस्ट में थे हमारी चीज़ें, तो मोशन तो वेलोसिटी कुछ नहीं हुई उन दोनों की, तो वो क्या हो गया, वो वैसे ही 0 है मोमेंटम. लेकिन आफ्टर फायरिंग वो दोनों ही गन, वो बुलेट आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है और वो बैकवर्ड में जा रही है, तो वो वैसे ही एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो मोमेंटम फिर से क्या हो गया, आपका 0 के इक्वल आ गया. ठीक है. तो ये बात भी आपको लिखनी है इसके अंदर. ठीक है. हम लिखेंगे इसको कि ऑन फायरिंग द बुलेट गेन मोमेंटम इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. लेकिन गन के पास मोमेंटम आता है, इक्वल के मोमेंटम आता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में. तो वो दोबारा से क्या हो जाते हैं, हमारे पास उसका जो मेन रिजल्टेंट रहता है वो हमारे पास कुछ भी नहीं आता. ठीक है. तो ये हमारे पास क्या होती है, गन रिकॉइलिंग होती है ऑन द फायरिंग. ठीक है. उसके बाद हमारे पास आता है, ये एग्ज़ाम में भी आता है. ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये एग्ज़ाम में आता है, कई बार पूछ लिया जाता है. रिकॉइलिंग ऑफ गन आपको बताना है तो आप उसको एक्सप्लेन करके आओगे. ठीक है. इसके अंदर जो फर्स्ट यूनिट के अंदर से मेन जो टॉपिक बनते हैं आपके, जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, एक तो किसने क्या चीज़ डिस्कवर करी है. ठीक है. उनको अच्छे से पढ़ लेना. ठीक है. दूसरी चीज़ आपको क्या पढ़नी है अच्छे से, वो ये पढ़नी है कि हमारे देखो एज नॉलेज के वे पे आपको ये पता होना चाहिए कि फिज़िक्स का रोल क्या क्या है, कौन से फील्ड के अंदर है.
ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, थर्ड, कौन कौन से नेचर के अंदर फोर्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, वो आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके वो चारों के चारों, और ये कंजर्वेशन लॉ ये हमेशा आपके आगे काम आएंगे। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, ये एग्ज़ाम में भी पूछ लिए जाते हैं कई बारी। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक तो कंजर्वेशन लॉ वाले और एक आपके फोर्सेस वाले। ठीक है, और एक किसने क्या डिस्कवर करी है, ये तो आप इसके अंदर से अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट इसके अंदर आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अंदर कहता है कि जो हमने ये मोमेंटम लिया है, अगर हम इसको किस में ले लें, पर्टिकुलर किसी रोटेशन के अंदर ले लेते हैं, तो ये मोमेंटम लीनियर मोमेंटम हो जाता है। तो जो हमारे पास फोर्स होता है वो फोर्स ना हो के क्या हो जाता है, हमारा टॉर्क हो जाता है। ठीक है, तो टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस में एल के उसके इक्वल हो जाता है। तो ये कहता है जिस तरीके से ये इसके अंदर दिया है, तो ये हमारे पास हम इस तरीके से भी ले लेते हैं डी एल बाई डी टी की फॉर्म में। ठीक है, तो ये कहता है कि हमारे पास अगर ये आ रहा है तो हमारे पास क्या हो गया, टॉ इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी। अगर मैं इस टॉ को क्या कर दूँ, अब्सेंस में ले लूँ, यानी कि इसको जीरो कर दूँ, तो मेरा जो एंगुलर मोमेंटम है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि कंजर्व्ड हो जाएगा। तो अगर आपको कहीं पे भी एंगुलर मोमेंटम चाहिए, एंगल के उसमें यानी कि रोटेशन कर रहा है, ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कहता है कि हमारे पास इसके अंदर क्या होता है कि जब भी ये हमारे पास किसी उसमें आता है सिस्टम में, तो अगर कोई भी आपका टॉर्क जीरो हो जाता है, टोटल टॉर्क, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाता है, वहाँ पे आपका कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्लियर है आपको ये सारा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो चार्जेस भी कैसे होते हैं, आपके एनर्जी की तरह होते हैं, वो जस्ट एक से दूसरे के अंदर हमारे पास जाते हैं, वन बॉडी टू अनदर बॉडी ट्रांसफॉर्म करता है, लेकिन उसको भी हम कभी भी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। ठीक है, टू बॉडीज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन हैव चार्जेस विच विल बी ऑलवेज बी इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला स्टॉप हो गया है चैप्टर पूरा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको पीपीटी की फॉर्म में दूंगी, किसकी, आपके चैप्टर नंबर 2 की। ठीक है, जो आपका फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर है वो आपको पावर प्रेजेंटेशन की फॉर्म में दूंगी। वो इसलिए क्योंकि उसके अंदर मेनली सारी क्या हैं, आपकी डेफिनेशंस हैं। ठीक है, जो डेरिवेशन होता है वो मैं आपको समझाती हूँ, यहाँ पे बताना चाहती तो मैं उसकी पीपीटी की फॉर्म में भी बता सकती थी, लेकिन मेरे को इस टाइप से करके आपको बताना था कि कोई भी हमारे पास इस तरीके से फॉल होती है कोई भी बॉल, तो क्या प्रोसेस होती है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको पावर प्रेजेंटेशन की फॉर्म में नहीं बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो आपकी होगी वो किसकी होगी, डेफिनेशंस होगी, आपके यूनिट्स की फॉर्म में होगी। ठीक है, कि आपकी कौन कौन से जो होते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का मास कितना है, मास केजी के अंदर है या ग्राम के अंदर है। ठीक है, इनको पढ़ेंगे। टाइम हमारे पास उसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है। ठीक है, हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी हैं, उनसे हम जो और यूनिट्स को ड्राइव करते हैं तो उनको ड्राइव यूनिट्स बोलते हैं। तो वो क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सारी हम पीपीटी के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो कोई भी स्टूडेंट स्किप ना करे, क्योंकि उसके अंदर से हमारा 3 या 4 या 5 मार्क्स की जो हमारे मार्क्स हैं वो हमारे उसके अंदर से बनते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर डेफिनेशंस आती हैं और जो मैं बताऊंगी वो सारी टर्म्स वगैरह, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो वाला भी। ठीक है, तो अच्छे से उसको देखें, और जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया स्टूडेंट्स, वो चैनल सब्सक्राइब कर दें। और साइड में जो बेल आइकन होता है, सब्सक्राइब लिखा होता है ना, उसके साइड में बेल आइकन होता है, उसके ऊपर जो फर्स्ट है पूरा जो ब्लैक ब्लैक सा होता है, ठीक है, उसके ऊपर साइड में भी ऐसे कवर सा होता है, तो उसके ऊपर क्लिक कर दे। ठीक है, ताकि वही नोटिफिकेशन देता है, तो जब भी मैं इसके अंदर नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।